एपिसोड 147। नाराज सोना। इस वक्त तालाब का पानी जितना शांत था उतनी ही हलचल उसके दिल में हो रही थी। ठंडी हवाएं उसके शांत चेहरे को छूकर गुजर रही थी, जिससे कभी कभी सोना के शरीर में सिहरन सी दौड़ जाती। हवा की वजह से उसके हाथों की चूड़ियां उस शांत जगह पर आवाज कर रही थी। तभी मयंक उसके पास आकर बैठ गया। उसने देखा सोना किसी गहरे ख्याल में खोई हुई है कि उसे उसके आने का पता भी नहीं चला। सोना को उसकी गहरी सोच से वापस लाने के लिए मयंक ने अपना गला साफ किया। सोना उसकी आवाज सुनकर अपने सेंस में लौटी। उसने देखा मयंक उसके पास ही बैठा है। वो हड़बड़ाकर थोड़ी दूर खिसक गई। उसने पूछा, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मयंक ने मुस्कुराते हुए कहा, कुछ नहीं, मैं तो बस ऐसे ही यहाँ से गुजर रहा था और तुम मुझे यहाँ अकेली दिखी तो मैंने सोचा क्यों न तुमसे बात कर लूं। उद्धरण चिन्ह। सोना ने कुछ भी नहीं कहा और अपना चेहरा घुमाकर चुपचाप तालाब के पानी को देखने लगी और मयंक उसे घूरने लगा। जब से उसने सोना को अपने घर पर देखा था तब से वो पूरा दिन सोना से बात करने के बारे में सोच रहा था, और अब जब उसे मौका मिला तो वो इस मौके को जाने कैसे देता। उसने बात आगे बढ़ाने के लिए कहा, वैसे तुम अकेली यहाँ क्या कर रही हो? शाम हो रही है, ठंड बढ़ने लगी है, तुम्हें बाहर नहीं बैठना चाहिए, तुम्हारी तबीयत खराब हो जाएगी। सोना इस बार भी चुप रही। मयंक ने उसे कोई रिस्पॉन्स देते नहीं देखा तो कहा, क्या तुम मेरी वजह से उदास हो? लुक, आई एम सॉरी फॉर दैट। मैंने तो वो सब ऐसे ही कह दिया था, तुम मेरी बातों का बुरा मत मानो। सोना ने ये सुना तो उसे देखने लगी। उसने अजीब सा मुंह बनाया और कहा, हम भला तुम्हारे बारे में क्यों सोचेंगे? हम तुम्हें जानते ही कितना है जो तुम्हारे बारे में सोचने लगेंगे। मयंक ने कहा, मतलब हद है यार। मैंने सुबह ही तो तुम्हें बताया था कि मैं इस घर का छोटा बेटा हूँ और मेरा नाम मयंक ठाकुर है। बताओ तुम मुझे इतनी जल्दी भूल गई? दैट्स नॉट फेयर, तुमने तो मेरा दिल ही तोड़ दिया। ये कहने के बाद उसने अपने दिल पर हाथ रखा और ऐसे मुंह बनाने लगा जैसे उसे वहां दर्द हो रहा हो। सोना ने मुंह बनाकर उसे देखा और सीढ़ी से उठकर जाने लगी तो मयंक ने उसका हाथ पकड़ लिया। सोना ने इस बार गुस्से से उसे देखा और उसके हाथ से अपना हाथ झटके से छुड़ाते हुए गुस्से से बोली, तुम बार बार हमारा हाथ क्यों पकड़ लेते हो? तुम्हें समझ नहीं आता हमें तुमसे बात नहीं करनी? फॉर गॉड सेक तुम हमसे दूर रहो। मयंक ने उसकी गुस्से से भरी बातें सुनी तो उससे दूर खड़ा होते हुए बोला, आई एम सॉरी। मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं था। मैं बस तुमसे दोस्ती करना चाहता था। तुम पूरा वक्त अकेली थी इसलिए मैं तुमसे। वो कह ही रहा था कि सोना ने कहा, लेकिन हमें तुमसे बात नहीं करनी। तुम्हें इतनी सी बात समझ नहीं आती। सोना की बात सुनकर मयंक को बहुत बुरा लगा। उसने उसे निराशा से देखा और वहां से चला गया। उसके जाने के बाद सोना वापस से उसी सीढ़ी पर अपना सर पकड़कर बैठ गई। उसने कहा, क्या जरूरत थी हमें उस पर चिल्लाने की? वो हमसे बात ही तो कर रहा था। कुछ देर बाद वो फिर से बोली, साहब, आपकी वजह से हो रहा है। न आप हमें ऐसे छोड़कर चले जाते और न हम इसके ऊपर ऐसे चिल्लाते। एक बार आप हमारे सामने तो आइए, तब बताते हैं हम आपको। बहुत बुरे हैं आप। ऐसे कौन छोड़कर जाता है भला अपनी पत्नी को, वो भी एक अनजान जगह पर? ये कहने के बाद वो सुबकने लगी। तभी उसके पीछे से किसी की भारी लेकिन धीमी आवाज आई, अच्छा क्या करोगी तुम? जरा बताओ तो। उस आवाज को सुनकर सोना ने उसी तरह सुबकते हुए कहा, हम उनसे रूठ जाएंगे, फिर देखते हैं कैसे मनाते हैं वो हमें। तभी पीछे से फिर से किसी ने कहा, ओ रियली? इस सवाल को सुनकर सोना ने कहा, हाँ, सच में बहुत शौक है ना उन्हें हमें छोड़कर जाने का। जब वो हमें लेने आएंगे तो हम भी कह देंगे कि हमें उनके साथ नहीं जाना। उन्हें क्या लगता है, जब देखो तब हमारा दिल दुखाते रहते हैं। अरे उन्होंने इतना नहीं सोचा कि हम यहाँ उनके बिना कैसे रहेंगे। बिना हमारी गलती के वो हमें ऐसे ही छोड़कर चले गए। हम इसके लिए उन्हें कभी माफ नहीं करेंगे। कोई ऐसे छोड़कर जाता है भला? हाँ। ये कहने के बाद वो अपनी नाक साफ करते हुए तालाब के पानी को देखने लगी। तभी उसके पीछे वाली सीढ़ी पर कोई आकर बैठ गया। सोना को जरा सा भी एहसास नहीं था कि उसके
पास उसका कोई अपना ही है। वो कुछ देर इसी तरह सुबकते हुए बैठी रही, तभी उसे अपने कान के पास किसी की गर्म सांसें महसूस हुई और उसके साथ ही किसी ने धीरे से कहा, अगर वो कहे कि वो तुम्हें छोड़कर नहीं गया था तब। सोना ने ये सुना और जल्दी से उस तरफ देखा। अंश को अपने इतने पास देखकर वो हड़बड़ा गई। वो हड़बड़ाते हुए पीछे हटने लगी, लेकिन अंश ने उसकी कमर से उसे पकड़कर अपने करीब खींच लिया। अंश अपनी काली गहरी आंखों से सोना की आंखों में देखने लगा, लेकिन इस बार उसके देखने में कुछ तो अलग था। सोना सुबकते हुए उसे देखने लगी। अंश ने ऑफ वाइट शर्ट और ब्लैक पंत पहन रखी थी। उसकी शर्ट के कुछ बटन खुले थे और उसके स्लीव्स कोहनी तक मुड़े हुए थे। वो काफी हैंडसम लग रहा था। अंश मुस्कुराते हुए सोना के चेहरे को देख रहा था, जो कि रोने की वजह से लाल हो गया था। सोना कुछ देर उसे अपनी भरी आंखों से देखती रही और फिर उसके सीने पर हाथ रखकर उसे धक्का देते हुए बोली, आप क्यों आए हैं वापस? आप तो हमें छोड़कर चले गए थे ना? अंश ने उसके हाथ को पकड़ा और बहुत प्यार से कहा, मैं तुम्हें लेने वापस आया हूँ बीवी, चलो घर वापस चलते हैं। ये सुनकर सोना उसे अपनी बड़ी बड़ी आंखों से देखने लगी। उसने धीरे से कहा, घर। अंश ने उसके गाल पर हाथ रखा और उसके आंसू साफ करते हुए कहा, हाँ घर, चलो चलते हैं। सोना ने ये सुना और उसकी आंखें अचानक से कठोर हो गई। उसने अपना हाथ अंश के हाथ से छुड़ाया और गुस्से से बोली, किस घर की बात कर रहे हैं आप मिस्टर रायजादा? आप तो हमें छोड़कर चले गए थे ना? हम आपके साथ वापस क्यों आए? आप हमें ऐसे कैसे छोड़कर जा सकते थे, वो भी उस जंगल में? आपने एक बार भी नहीं सोचा हमारे बारे में, अगर हमें कुछ हो जाता तो? जाने से पहले आपको एक बार भी हमारा ख्याल नहीं आया। कहते कहते वो रोने लगी। उसने आगे कहा, क्या समझते हैं आप हमें? जब जी में आए हमारे पास आ जाते हैं, जब जी में आए हमें छोड़कर चले जाते हैं। बहुत 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 बुरे हैं आप, जब देखो तब हमें परेशान करते रहते हैं। ये कहते हुए उसने अंश के कॉलर को पकड़ लिया। अंश उसे नहीं रोक रहा था, बल्कि उसे उसके मन का करने दे रहा था। उसे सोना की आंखों में सिर्फ उसके लिए शिकायत और गुस्सा ही दिखाई दे रहा था और अंश उसका गुस्सा समझ रहा था। बहुत देर तक भी अंश ने कुछ नहीं कहा तो सोना ने उसका कॉलर छोड़ा और उसे धक्का देते हुए सीढ़ी से उठकर जाने लगी। अंश ने बैठे हुए ही उसका हाथ पकड़ लिया। सोना कुछ समझ पाती कि अंश ने उसे झटके से अपनी तरफ खींचा, जिससे सोना उसकी गोद में आकर बैठ गई। रात का अंधेरा चारों तरफ फैल रहा था, या फिर यूं कहीं काले बादल आसमान में छा रहे थे। ऐसा लग रहा था बारिश कभी भी होने वाली थी। अंश सोना के छोटे से चेहरे को हल्की रोशनी में साफ देख पा रहा था। सुबकने की वजह से उसके लाल होठ कांप रहे थे, जिन्हें देखते हुए अंश के मन में न जाने क्या आया। अचानक से उसने सोना के सर को पीछे से पकड़ा और उसके होठों पर अपने होठ रख दिए। रूठना मनाना। अंश सोना के कांपते होठों को देखते हुए खुद को कंट्रोल नहीं कर पा रहा था, क्योंकि सोना के होठ रोने और ठंड की वजह से एकदम लाल हो गए थे। अंश को उसके होठ ललचा रहे थे। उससे जब कंट्रोल नहीं हुआ तो उसने सोना के होठों को अपने होठों से चूम लिया। उसके ऐसा करते ही सोना की आंखें बड़ी बड़ी हो गई। उसने अंश को पुश करना चाहा तो अंश ने अपनी पकड़ उसकी कमर पर कस दी और उसे खुद से चिपका लिया। सोना उससे दूर जाने के लिए अपना सर पीछे खींचने लगी, लेकिन अंश के आगे उसकी एक ना चली। इतने दिनों से अब तक जो उसने अपने अंदर के जज्बातों को रोक रखा था, आज इस वक्त वो खुलकर बाहर आ रहे थे। कुछ देर बाद अंश सोना से दूर हुआ और गहरी गहरी सांसें लेने लगा। उसने सोना के चेहरे को देखा, जिसकी पलकें झुकी हुई थी और वो मुंह खोलकर सांस ले रही थी। अंश के किस करने से सोना के होठ गीले और थोड़े सूज गए थे। उन्हें देखते हुए अंश का मन हुआ वो फिर से उसे किस कर ले। वो फिर से उसे किस करने के लिए झुका, लेकिन इस बार सोना ने उसे धक्का दिया और उसकी गोद से उठ गई। उसने गुस्से से अंश को देखा और अपने उल्टे हाथ से अपने होठ को साफ करते हुए जाने लगी। लेकिन जल्दी जल्दी में उसका पैर सीढ़ी पर पड़े पानी से फिसला और वो दोबारा अंश की बाहों में गिर गई। अंश ने अपने हाथ उसकी कमर पर लपेटे और उसे कसकर अपनी बाहों में जकड़ लिया। उसे सोना को इस तरह परेशान देखकर बहुत अच्छा लग रहा था। उसने उसके चिढ़े हुए चेहरे को देखा और मुस्कुराते हुए कहा, देखा, तुम चाहकर भी मुझसे दूर नहीं जा सकती।
अंश की बात सुनकर सोना अपनी बड़ी बड़ी आंखों से उसे देखने लगी। तभी उसे अपनी कमर और पीठ पर अंश के हाथों की मूवमेंट फील हुई और उसकी आंखें और भी बड़ी हो गई। अंश ने उसका ऐसा रिएक्शन देखा तो उसके होठों पर मुस्कान आ गई। वो उसकी खुली कमर से लेकर उसकी पीठ पर अपने हाथ फेरने लगा। अंश के गर्म हाथों की छुअन जब सोना को अपने ठंडे शरीर पर महसूस हुई तो सोना के दिल में अजीब सी बेचैनी होने लगी। अंश ने उसे ऐसे देखा तो वो उसकी ब्लाउज की डोरी से खेलते हुए उसे परेशान करने के लिए अपनी सडक्टिव वॉइस में बोला, क्या हुआ बीवी? तुम ऐसे घबरा क्यों रही हो? उसकी बात सुनकर सोना अपने सेंस में लौटी। उसने अपनी घबराहट को छुपाते हुए कहा, नहीं, हम नहीं घबरा रहे, आपको कोई गलतफहमी हो रही है। ये कहते हुए वो उठकर जाने लगी लेकिन उसके कदम रुक गए। उसने अपने सीने पर हाथ रख लिया और अपनी साड़ी को कसकर अपनी मुट्ठी में भींच लिया। इस तरह उसकी सांसें अटकने का कारण था अंश की हरकत थी। अंश ने उसके ब्लाउज की डोरी को पकड़ रखा था, डोरी खुलकर उसके हाथ में आ गई थी। सोना अपनी तेज सांसों को संभालते हुए बहुत घबरा रही थी। उसने पलटकर अंश को देखा जो तालाब के शांत पानी को देख रहा था और उसका हाथ अब भी हवा में ही था जिसमें सोना के ब्लाउज की डोरी थी। सोना ये देखकर खुद को अपनी साड़ी से छुपाते हुए वहां से जाने लगी लेकिन अंश ने एक बार फिर से उसका हाथ पकड़ लिया और सीढ़ी से उठकर उसके पास आ गया। सोना अपना हाथ छुड़ाने की कोशिश करते हुए बोली, मिस्टर रायजादा, ये क्या बदतमीजी है? छोड़िए हमारा हाथ। सोना की बात सुनकर अंश ने उसे अपनी तरफ पलटा और उसकी पतली कमर में अपना हाथ फंसाकर उसे अपने पास खींच लिया जिससे सोना उसके सीने से टकरा गई। अंश ने उसके चेहरे पर आ रहे बालों को उसके कान के पीछे किया और कहा, बदतमीजी? बीवी, ये कोई बदतमीजी नहीं बल्कि मेरा हक है। अगर ये बदतमीजी है भी तो मुझे फर्क नहीं पड़ता। तुम मेरी बीवी हो और तुम्हारे इतने करीब आने से तुम मुझे रोक नहीं सकती। ये कहते हुए वो कुछ देर रुका और फिर अपना हाथ सोना की पीठ पर फेरते हुए उसकी ब्लाउज की डोरी बांधते हुए आगे बोला, मैं तुम्हें लेने आया हूँ। हम अभी और इसी वक्त घर जा रहे हैं। अब चलो मेरे साथ। और उसने डोरी को कसकर खींचा जिससे सोना की सांसें उसके गले में अटक गई। सोना ने बड़ी बड़ी आंखों से अंश को देखा। कुछ पल देखने के बाद वो अपना चेहरा दूसरी तरफ करते हुए बोली, नहीं, हम आपके साथ कहीं नहीं जा रहे। क्या पता कब हमारी किस हरकत पर आपका दिमाग खराब हो जाए और कब आप हमें बीच रास्ते में छोड़कर चले जाएं। जैसे आज छोड़कर गए थे। इसलिए आप हमें परेशान करना बंद कर दें, हम कहीं नहीं जा रहे आपके साथ। सोना की इस बात को सुनकर अंश अपनी एक भौं उठाकर उसे देखते हुए बोला, मैं परेशान कर रहा हूँ या तुम जिद कर रही हो? अगर अब चुपचाप तुम मेरे साथ नहीं चली तो मैं। वो बोल ही रहा था कि सोना उसकी बात बीच में काटते हुए बोली, क्या करेंगे आप? क्या जबरदस्ती करेंगे हमारे साथ? आपको यही तो करना आता है, गुंडे कहीं के। ये कहते हुए सोना ने अजीब सा मुंह बनाया और अंश उसकी बात सुनकर हैरान हो गया। वो उसे हैरानी से देखने लगा। वो एक वेल एजुकेटेड बिजनेसमैन है जिसके पास करोड़ों की प्रॉपर्टी थी। हाँ, वो था माफिया किंग लेकिन उसका भी एक अलग ही स्टैंडर्ड था, न कि वो कोई गली में घूमता गुंडा था। लेकिन उसकी बीवी ने उसे इतनी आसानी से गुंडा बोल दिया। किस एंगल से वो उसे गुंडा लगता है? सोना अंश को आंखें दिखाते हुए बोली, अब छोड़िए हमें, इससे पहले हम चिल्लाकर सबको बुला लें। उसकी बात सुनकर अंश गुस्से से उसे घूरने लगा। उसने कहा, अच्छा, चिल्ला लो जितना चिल्लाना है, मैं भी देखता हूँ कौन मुझे रोक सकता है तुम्हारे करीब आने से। ये कहते हुए उसने एक बार फिर से सोना के होठों को चूम लिया। कुछ देर बाद अंश सोना से अलग हुआ तो सोना अपना चेहरा दूसरी तरफ घुमाते हुए गहरी गहरी सांस लेने लगी। अंश ने बहुत सॉफ्टली उसके होठ पर लगे खून को अपने अंगूठे से साफ किया और उसके लाल होठों को सहलाते हुए बोला, तुम क्यों बेकार की जिद कर रही हो जब तुम्हें पता है तुम मुझसे नहीं जीत सकती। हम। ये सुनकर सोना उसे घूरने लगी। अंश ने उसी तरह आगे कहा, अब अगर तुम्हारा हो गया हो तो क्या अब हम चलें? सोना उसे घूरते हुए बोली, नहीं, हम नहीं जा रहे आपके साथ। मिल गया आपको जवाब, अब आप जा सकते हैं। उद्धरण चिन्ह। अंश उसके इस जवाब से न खुश था।
उसने फ्रस्ट्रेट होते हुए कहा, बीवी तुम। और वे दोनों बहस करने लगे। और इधर मयंक जो सोना के पास वापस आ रहा था वो उन दोनों को इस तरह देखकर अपनी जगह पर मूर्ति की तरह जम गया था। वो अंश को वहां देखकर हैरान था। वो शहर में रहता था इसलिए उसे अंश के बारे में सब कुछ अच्छे से पता था। उसे यकीन नहीं हो रहा था अंश उनके गांव में है और कुछ वक्त पहले जिस लड़की के साथ वो फ्लर्ट कर रहा था वो अंश की बीवी है। उसने अपने मुंह पर हाथ रख लिया और कहा, इट इज नॉट पॉसिबल। अंश, रायजादा यहाँ पर। ओ माई गॉड। क्या वो उसकी बीवी है? ओ गॉड, अगर उन्हें पता चला मैं उसकी बीवी से फ्लर्ट कर रहा था तो वो तो मुझे छोड़ेंगे नहीं। ओ शीट मयंक, निकल जा यहाँ से। और वो वहां से ऐसे भागा जैसे कोई पागल कुत्ता उसके पीछे पड़ गया हो। इधर अंश ने झल्लाते हुए कहा, तो तुम ऐसे नहीं मानोगी। सोना ने उसके सवाल को सुना और मुंह फुलाते हुए दूसरी तरफ देखने लगी। उसकी इस हरकत पर अंश ने गहरी सांस ली और सोना को अपने कंधे पर उठा लिया। सोना एकदम से हैरान हो गई। अंश उसे लेकर कार की तरफ बढ़ने लगा। इधर सोना अपने हाथों और पैरों को हवा में हिलाते हुए बोली, मिस्टर रायजादा आप ये क्या कर रहे हैं? हमें नीचे उतारिए। हमें कहीं नहीं जाना आपके साथ। लेकिन अंश नहीं रुका। वो अभी उसे ले जा ही रहा था कि उसे किसी के गला साफ करने की आवाज आई। उस आवाज को सुनकर अंश रुक गया। उसने देखा उसके सामने सरपंच जी अपनी पत्नी के साथ खड़े उन्हें ही देख रहे थे। उन्हें देखकर अंश ने जल्दी से सोना को नीचे उतारा और सीधा खड़ा हो गया। सोना भी उन्हें देखकर सीधी खड़ी हो गई। अंश वापस आने के बाद सरपंच के परिवार से पहले ही मिल चुका था और सुजीत की बेटी के लिए बहुत सारे गिफ्ट्स भी लेकर आया था। उन्हें पहले से ही लगा था कि अंश और सोना मामूली इंसान नहीं है, क्योंकि वे जब आए थे तभी उन दिनों ने काफी महंगे कपड़े पहने थे। अंश ने उन्हें बताया कि वो एक छोटा सा बिजनेसमैन है और उससे ज्यादा कुछ भी नहीं बताया। उन्हें देखकर सरपंच जी ने कहा, तुम दोनों कहाँ जा रहे हो इतनी रात को, और वो भी इस तरह? अंश ने कहा, हाँ हम घर जा रहे हैं। आपने अब तक मेरी बीवी का ध्यान रखा उसके लिए। वो कुछ देर रुका और बोला, थैंक्स, अब हम चलते हैं। क्यों बीवी? ये कहते हुए उसने सोना को देखा जो उसकी पकड़ से अपना हाथ छुड़ाने की कोशिश कर रही थी। उसे ऐसे देखकर सुधा ने कहा, लगता है बिटिया तुम्हारे साथ जाना नहीं चाहती। सोना ने ये सुना और कहा, हाँ काकी, हमें इनके साथ नहीं जाना। क्या पता कब ये हमें फिर से छोड़कर चले जाएं। काकी इनसे कहिए ये हमारा हाथ छोड़ दें। और वो पपी फेस बनाकर उसे देखने लगी। सुधा को उसकी बात सुनकर हंसी तो बहुत आ रही थी लेकिन उसने अपने मुंह पर हाथ रखकर अपनी हंसी छुपा ली और उनके पास आते हुए बोली, अच्छा ठीक है, चलो मेरे साथ, तुम्हें कोई कहीं नहीं ले जा रहा। और वो सोना के हाथ को अंश के हाथ से छुड़ाने की कोशिश करने लगी लेकिन अंश ने अजीब नजरों से सुधा को देखा और अपनी पकड़ सोना के हाथ पर कस दी। अंश ने कहा, आप ये क्या कर रही हैं? तभी सरपंच जी ने अंश से कहा, बरखुरदार जब पत्नी नाराज हो तो उसे बहुत प्यार से मनाया जाता है, उसके साथ जोर जबरदस्ती नहीं की जाती। ये कहते हुए वो उसके पास आ गए और अंश के कान में कुछ कहा जिसे सुनकर अंश ने सोना का हाथ झट से छोड़ दिया। सोना ने मुंह बनाकर अंश को देखा और सुधा के साथ चली गई। लेकिन सरपंच जी की बात सुनकर अंश की आंखों में चमक सी आ गई।